बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर आप बलोचिस्तान का नक्शा देखें तो उसके अंदर एक जगह है, उसका नाम है रैकोडिक, और ये जगह बिल्कुल अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है और एक बिल्कुल ट्राई सी बनती है। और ये जो ट्राई एंगल है इस वक्त ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कॉपर और सोने के बहुत बड़े ज़खायर हैं, और इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि अगर उनमें से 10% भी निकल जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपने कर्जे अदा कर सकता है बल्कि पाकिस्तान दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क भी बन सकता है। और इस पोर्शन को कहा जाता है कि ये सऊदी अरेबिया है पाकिस्तान का, कि जिस तरह सऊदी अरेबिया के अंदर आयल निकला और वह दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार हो गया। बिल्कुल अगर रैकोडिक के अंदर जो ज़खायर हैं उनको अगर निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब के बराबर हो सकता है इकनॉमिकली। उस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और रैकोडिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रही है और यहाँ से तांबा भी निकल रहा है और सोना भी निकल रहा है। और आने वाले दिनों में ये कहा जाता है कि अगर ये मटीरियलाइज हो गया जो 2028 में होना है तो उस वक्त तक ये बहुत बड़ी चेंज ले आएगा। और ये जो चेंज है वो सिर्फ ना सिर्फ बलोचिस्तान को बदल के रख देगी बल्कि पूरे पाकिस्तान को बदल के रख देगी। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब हैं। सरफराज बुगटी साहब से पूछेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस कदर बलोचिस्तान को तब्दील करेगा। अब सरफराज बुगटी साहब से हमने पूछना ये है कि रैकोडिक है क्या, इससे बलोचिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं और क्या होपफुल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारा रास्ता दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से 50 साल पहले किया था। जी बुगटी साहब। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया चौधरी साहब, आप इतनी दूर तशरीफ़ लाए हैं और आज पूरे पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो एक प्रोग्रेसिव ट्रैक पे चढ़ गया है। और हमें बड़ी होप है अपने माइनिंग सेक्टर से, ख़ास तौर पे जो लार्ज माइनिंग सेक्टर है उससे, और उसकी इब्तिदा जो है वो अभी आपने जैसे देखा कि रैकोडिक से हुआ है। अभी सियाडक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, यूएई वाले दे आर इंटरेस्टेड, सऊदीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो एनवायरनमेंट शेप अप कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान विल बी लीडिंग पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए रैकोडिक है क्या और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले बलूचिस्तान का फ़ायदा सोचना ज़रूरी है, फिर उसका ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को। देखिए, हमारी जो इक्विटी है दैट इज़ फ्री, वो फ्री है। और मैं समझता हूँ कि रैकोडिक का जो कॉपर और गोल्ड के रिजर्वायर्स हैं वो दे आर इन ट्रिलियन डॉलर्स, और उसका ज़ाहिर है पर जब हम 25% पार्टनर हैं तो पार्टनर जो है वो फिर मेरा ख्याल है CSR के अलावा बाकी चीज़ों के अलावा तो इट विल बी अ गेम चेंजर इन ऑल ओवर बलूचिस्तान, स्पेशली इन दिस रीजन। 25% जो होगा बराह बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा और उसके बदले में बलूचिस्तान ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, खजाना महफूज है। जी बिल्कुल महफूज है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ओवरऑल आपने किस तरह आपके जहन में आया है कि कॉपर से पूरा पाकिस्तान को, ये सूबे को तब्दील किया जा सकता है, गोल्ड से तब्दील किया जा सकता है? देखिए, ये माइनिंग सेक्टर जो है अब दुनिया में जहाँ भी आप जाते हैं, जिन लोगों ने अपनी डेवलपमेंट्स किए हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, चाहे वो पानी का मिनरल हो या बाकी मिनरल्स हो, तो इन इलाकों में आपको पता है कि ये जितना भी सोना है या कॉपर है या बाकी जितनी हमारी माइनिंग हो रही है तो हमें बड़ी होप्स है एट द मोमेंट। तो अब इस वक्त तक जब मैं और आप बात करें तो माइनिंग सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाए हम, बिकॉज वी डोंट हैव रिसोर्सेज कि हम इतने बड़े माइनिंग कर सकें, और ना हमारे पास वो स्किल है। तो अब जब हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स आ रहे हैं तो इससे हमारी एक स्टार्ट हुई है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल डेवलप दैट स्किल एज वेल, और फिर हमारी वो कैपेसिटी भी बन जाएगी कि हम खुद जो है वो सारे बलूचिस्तान में माइनिंग के काबिल। अच्छा, रैकोडिक जो है उसकी जगह ये बड़ा दिलचस्प किस्म की प्लेस है, क्योंकि इसमें बलूचिस्तान के अंदर हम खड़े हैं, एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे ईरान है, और बाजू का जिस तरह होता है कि अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी हो जाती है, कोई भी बलूचिस्तान से हो जाती है, तो उसका अफेक्ट तो नहीं होगा इस प्रोजेक्ट पे कभी? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है कि हम बहैसियत बलोच में आज सुबह भी किसी को कह रहा था कि हमारे लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कोई सूटेबल स्टेट नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो लोगों ने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया है या जो सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए वायलेंस को एडवोकेसी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान की आपने सूरत हाल बताई या ईरान जैसे डीप स्टेट की, तो ज़ाहिर है थ्रेटन तो हम हर वक्त होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एरिया बलूचिस्तान का सबसे पीसफुल एरिया है जिधर आज मैं और आप हैं। फॉर लास्ट मैनी ईयर्स यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, यहाँ कोई इंसर्जेंट्स की ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस नहीं है, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट पीसफुल एरिया ऑफ बलूचिस्तान। आपका एक सब्जेक्ट है ज़ाहिर है, जितने अलग की पसंद हैं, आप उनके साथ डील भी कर रहे हैं और आपका उनके साथ ज़ाहिर है एक पुराना रिलेशन, ट्राइबल रिलेशन भी है, तो आप ये समझ रहे हैं कि उन सब लोगों को यहाँ पे सेटल
सेटल किया जा सकेगा, या मामला को ठीक किया जा सकेगा, या ऑपरेशन करना पड़ेगा, या मुज़ाकरात होंगे, क्या होगा? तो सब देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर मुज़ाकरात से रिजॉल्व होते हैं तो इससे खूबसूरत बात कोई नहीं। बट इन आर केस मुझे लगता है ऐसा है कि वो लोग जिन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना है उनके साथ तो वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो वो ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, जो बाकी आम बलोच है जो बेचारा सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, उसको गले लगाने की ज़रूरत है। जो हमारा नौजवान है जो स्टेट के साथ कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी बैड गवर्नेंसेस की वजह से, बैड प्रैक्टिसेस की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसको करीब लाने की ज़रूरत है। मेरिटोक्रेसी को अल्लाह के फजल से अब हमने मेरिट पे भर्तियाँ शुरू कर दी। जो नौकरियों का ख़रीदो फ़रोख्त वाला सिलसिला था वो रुक गया है। तो ये वो, और फिर उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट का हमारा प्रोग्राम है, और फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने नौजवान को, फिर उसके लिए हम बिजनेस प्लान लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे वो प्रोग्राम हैं, स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिससे हम अपनी यूथ जो है बिलखसूस उसको इंटीग्रेट करेंगे विद द स्टेट एंड विद द गवर्नमेंट। अच्छा, मारंग बलोच हैं, ज़ाहिर वो उनका भी प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, उनकी पूरी कोशिश है कि आपकी जो सारी एफर्ट्स है उनको ज़ाया कर दिया जाए। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई मसला तो नहीं पैदा करेंगे आपके लिए, स्टेट के लिए, या उनके साथ मामला सेटल कर लेंगे आप? देखिए, 3 किस्म से रियासत पाकिस्तान पे लोग हमलावर हैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। वन इज़ जिन्होंने फिजिकली वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है, वो वायलेंस के ज़रिए पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। सेकंड इज़ सोशल मनूवर, जिसका आपने जिक्र किया है कि सोशल मनूवरिंग की जाए, रियासत के अगेंस्ट झूठी सच्ची प्रोपेगेंडा किया जाए और रियासत के नौजवान को रियासत से बदजन किया जाए। एंड थर्ड इज़ द सोशल मीडिया। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमें उस चैलेंज का अदराक है। ज़ाहिर है हमने पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकली उसको एड्रेस करना चाहते हैं, नॉन काइनेटिकली उसको एड्रेस करना चाहते हैं। पर पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आप कहते हैं कि पुरअमन है और ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है उनके पास है, उसको मैनेज करने का राइट उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए। सेकेंडली, पाकिस्तान के लोगों को पता हो कि जब ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर जाते हुए पहले पाकिस्तान का झंडा जहाँ देखते हैं उसको उतारते हैं, उसको आग लगाते हैं, और फिर अपने तकरीबात का जो इफ्तिताह करते हैं वो एक सो कॉल्ड इनकी नेशनल एंथम है, उस पर सीने पे हाथ रख के स्टार्ट करते हैं। फिर एंड में एक बलोची ओथ देते हैं जिसमें वो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की बात करें। तो दुनिया की कौन सी ऐसी रियासत है कि जो इस तरह किसी सेपरेशन को, मूवमेंट को सड़कों पे बर्दाश्त करती है? या हम ही सॉफ्ट स्टेट बने हुए हैं? अदरवाइज दुनिया के किसी मुल्क में मुझे इस तरह का कोई एग्जाम्पल ला के दिखा दे। फिर इन सारी चीज़ों को होने के बावजूद, बिकॉज शी इज़ अ लेडी, तो फिर हमारे अपने नॉर्म्स हैं। हम तो बलूचिस्तान के लोग बड़े कल्चरली बड़े रिच लोग हैं। हमारे कल्चर में ख़वातीन का जो एहतराम है उनको खुदकुश नहीं बनाया जाता है, उनके लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के दरवाजे खोले जाते हैं जो हमने खोले हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कितने अरसे में आप इस सारे मामले को सेटल कर लेंगे? आप अलहदगी पसंदों से भी निबड़ लेंगे, और इसके अलावा जो एक सोशल मीडिया मूवमेंट चल रही है आप उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, और बलूचिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक पे ले आएंगे? 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे? देखिए, टाइम फ्रेम देना तो अब ये मुनासिब बात भी नहीं है और शायद मुमकिन भी नहीं है इस तरह टाइम फ्रेम देना। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कंसिस्टेंसी रही और हम कंसिस्टेंट रहे अपनी पॉलिसीज़ में, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस हो जाएंगी। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल थ्रेट भी है जिनका नाम इमरान खान है, अगर वो बाहर आ गए तो हर चीज़ दोबारा जीरो पे चली जाएगी। देखिए, बलूचिस्तान में इस फितने से फिलहाल महफूज है, और इसीलिए शायद हो सकता है कि वो जो एक उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, बलूचिस्तान से कोई बंदा नहीं निकला, आपकी वजह से नहीं निकला मुझे लगता है। नहीं, बलूचिस्तान के लोगों को देखें जी, बलूचिस्तान में 2-3 किस्म के लोग पॉलिटिक्स करते हैं। एक जमयत की सूरत में एक वोट बैंक मौजूद है पूरे पाकिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में, जो एक कांस्टेंट एक सियासी हकीकत है यहाँ की। दूसरे हमारे नेशनलिस्ट दोस्त हैं जो इसी तरह की पोजीशंस होती हैं उनकी असम्बलीज़ में, कभी 6 सीटें, कभी 7, कभी एक पार्टी, वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। BNP मैंगल एंड नेशनल पार्टी एंड अदर्स। इस तरह पख्तून नेशनलिज्म में भी अब 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ आ गई हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की, एक उस्मान काकड़ साहब के फर्जंद हैं उनकी है। और तीसरी पॉलिटिक्स जो है वो फेडरलिस्ट जमातों पे, जो लोग फेडरेशन की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं वो हैं। तो मुझे यहाँ पर स्पेस फॉर द टाइम बीइंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
नज़र नहीं आ रही। लेकिन दो सपोर्टर हैं उनके, महमूद अचकज़ई साहब, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान के साथ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तो MNA भी बलोचिस्तान की तरफ से हैं और यहाँ पे उनकी पार्टी भी बड़ी तगड़ी है। दो सपोर्टर हैं बलोचिस्तान से, ये ज़हन में रखें आप। सपोर्टर या सपोर्टर ना कहें, सिंपथाइजर ज़रूर कहें। सपोर्ट तो ऐसा उनकी अपनी एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, वो PK मैप का हो, वो JJI का हो, तो वो उस शायद अपने मैनिफेस्टो को तो ना छोड़े इमरान खान के लिए, उनका अपना नज़रिया उस नज़रिए पे है। ये ज़रूर है कि सिंपथाइजर्स जो हैं वो मौजूद है। मुज़ाकरात आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी जगह पे, या नहीं? अब प्योरली एक फेडरल सब्जेक्ट है, ऑनेस्टली मुझे इस पर कोई कमेंट करना मुनासिब भी नहीं है और मुझे इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं। क्योंकि वफाक का जो इफेक्ट है ना वो बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा तेजी से होता है और बलूचिस्तान का इफेक्ट वफाक के ऊपर होता है हमेशा। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी, वफाक मुतासर होगा, वफाक के अंदर तब्दीली आएगी, बलूचिस्तान मुतासर होगा। सबसे पहले मुझे लगता है इस दफा बलूचिस्तान मुतासर नहीं मुतासर हो रहा है, ना कर रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको ये फील होता है ये प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान की इकॉनमी को बदल देगा? रेकॉर्डिक की मैं बात, देखिए यकीनन हम सबकी होप्स हैं, बड़ी हाई होप्स हैं। तो बोगटी साहब, माइनिंग के लिए आप ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट होगा, ये इसके बाद भी प्रोजेक्ट्स होंगे बहुत? देखिए, मैंने आपसे कहा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ इंटरेस्टेड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फिर जब ये इंटरनेशनल वेंडर्स यहाँ पर आएंगे तो फिर और बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह ताला। क्या आप मेजर्स ले रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, और आपका ख्याल ये है कि अफगानिस्तान और ईरान से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, अब यहाँ पर हमें स्मार्ट काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की ज़रूरत है अगेंस्ट द मिलिटेंट्स एंड द मिस्क्रेंट्स। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा मुझे नज़र आता है वीकनेस स्टेट के पार्ट पे नज़र आती है। स्टेट के पार्ट्स में ऐसे स्टेट का पार्ट तो एवरी वन ऑफ अस इज पार्ट ऑफ द स्टेट। वो जो है वो ये ड्यूल माइंडसेट है नेशन का कि वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज टेररिज्म, वायलेंस इन द नेम ऑफ द सो कॉल्ड कौम परस्ती इज नाराज बलोच, एंड दिस वर्ड इज initiated by your kind self, I mean by the media. So अब आपने ही इस तासुर को ख़त्म करना है, टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। बैरक्स के ये है सारा उनका एक साइट ऑफिस है और रेकोडिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट किए हुए हैं। जब इस पूरी वैली को देखें तो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म नज़र आती है, फिर यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और इसमें ख़वातीन भी हैं, यहाँ पे मर्द भी हैं, कुछ हर एज के बल्कि लोग यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, कुछ साइट का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं और इनसे सवाल यही करना है कि रेकोडिक के अंदर से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, अब मैं ये अपना तारफ़ भी करवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जब ये काम स्टार्ट हुआ है और सोने की जो एक्सप्लोरेशन का काम हुआ है तो उसके बाद इस पूरे इलाके में क्या क्या फ़र्क आया। तो ये बताइएगा जनाब कि एक तो आप करते क्या हैं, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे, और इससे आपकी जो ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी, उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ुल्ला है और मैं डिस्ट्रिक्ट शागिर से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं RDMC में एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, जो कि CSR प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सारे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कितनी कम्युनिटी है यहाँ पे और कम्युनिटी के लिए कर क्या क्या रहे हैं आप? हमारी जो नज़दीकी कम्युनिटी है इस वक्त, हम जैसे उमय कहते हैं, हम मुख्तलिफ हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसमें हेल्थ इनकी एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है और इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये सारे दे रहे हैं। तो नज़दीकी कम्युनिटी हमारी जो है उमय जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे स्कूल हम लोगों ने रिज्यूम करवा दिए हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इकट्ठे मिलकर, और साथ साथ हमारा जो हेल्थ में यहाँ पे एक हॉस्पिटल जो बना है जो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर दे रही है। साथ में हमारे जो नकुंडी जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड हमारी कम्युनिटी है नियरेस्ट, वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल बना है इंडस के टाउन से जो है। तो ये RDMC वहाँ पे भी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। साथ साथ जो हमारे एडजॉइनिंग जो कम्युनिटी हैं, जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं
इजी एक्सेसिबल नहीं है, हार्ड टू रीच है। तो वहाँ पे हम इस वक्त मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, और साथ में स्कूल वहाँ पे भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए, वहाँ पे प्राइमरी तक इनको जो है एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि कुछ ख़वातीन भी काम करती हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और अगर ये यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू ना होता रेकोडेक, तो इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियाँ ना आती, तो जितनी तब्दीलियाँ आई उनके बारे में इनसे भी पूछेंगे। तो ये हमारे साथ सहर खड़ी हैं इस वक्त, और ये इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है। तो सवाल फिर वही है कि ये जो रेकोडेक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो उससे इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आई, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ़ील करती हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आके मैंने डिफरेंट लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया, डिफरेंट लोगों को जाना और माइनिंग के बारे में जाना, जो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए यहाँ आकर। और एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने BS साइकोलॉजी किया है। BS साइकोलॉजी की, और फिर आपने यहाँ पे आके जॉब की? जी, ये मेरी फ़र्स्ट जॉब है यहाँ पे। तो आपकी जॉब है क्या? मैं साइट वर्क्स एडमिन ऑफिसर हूँ। ठीक है, और किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं आप? हम लोग ओवरऑल मूवमेंट्स वगैरह जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शंस, उनको डील करते हैं हम लोग। ख़वातीन कितनी हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं? ख़वातीन यहाँ होंगी कोई 30-40 अभी और आ रही हैं, मज़ीद आ रही हैं ख़वातीन। हमारे डिपार्टमेंट में अभी 3 ख़वातीन हैं। तो ये टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे इस साइट के ऊपर? टोटल 700 समथिंग। 700 लोग हैं, और ये बिल्कुल सहरा के अंदर, दश्त के अंदर 700 लोग हैं। जी, जब हम आए थे यहाँ बहुत कम लोग थे, तकरीबन 1 साल पहले, और अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं और मज़ीद लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये यहाँ से सोना निकलेगा और तांबा निकलेगा और दुनिया में बिकेगा, तो उससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा पूरे रीजन को? बहुत फ़र्क। हमारा नोकुंडी है और आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत डेवलप होंगे। अभी जैसे जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, उस टाइम जब हमारे यहाँ पे पेरेंट्स रहते थे तब ये स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमें कोयटा मूव करना पड़ा और वहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन की। और अभी जो है यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। हमारे साथ एक और खातून भी, इनका नाम तंजीर है, ये भी इसी इलाके की रहने वाली हैं, और ये भी यहाँ पे काम कर रही हैं रेकोडेक के अंदर। और इससे ज़ाहिर है पूछना वही सवाल जो बुनियादी है कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट ना होता तो ख़वातीन की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ना आती। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजील ख़ान है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मशीन से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने मास्टर्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग में किया, और उसके बाद काफ़ी बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में आप देखें तो ऐसे सब्जेक्ट्स की स्कोप बहुत कम है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स को स्कोप दिया है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ना सिर्फ इंजीनियर्स आ रहे हैं, ना सिर्फ जियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, बल्कि इन्वायरमेंटलिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। तो इन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है हम सब के लिए, स्पेशली द यूथ ऑफ बलूचिस्तान के लिए, कि वो यहाँ पे आए, जॉब करे और एक्सपोजर हासिल करे। क्योंकि हमारे साथ जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड हम बहुत कुछ उनसे लर्न कर रहे हैं। ये हमारे ज़ाहिर है हमारे लाइफ्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और फ्यूचर में भी इसके बहुत सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बलूचिस्तान की, उस हवाले से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा मैडम, होता ही है कि जब भी इस किस्म की किसी जगह ड्रिलिंग होती है या एक्सप्लोरेशन होती है या इतना मैसिव किस्म का बड़ा किस्म का प्रोजेक्ट बनता है, तो कहते हैं कि पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। यहाँ पे जो जानवर हैं, यहाँ पे जो परिंदे हैं, वो मूव कर जाते हैं, पानी को बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है, ज़मीन और उसकी हैयत चेंज हो जाती है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो इस सारे प्रोजेक्ट से कोई इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा इससे पूरे एनवायरनमेंट पे? सर, अब तक जो है पिछले 2 सालों से बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडीज़ हुई हैं, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, तभी जाके जब हमें अप्रूवल मिली है, हम अब मूव कर रहे हैं टू नेक्स्ट फेज़ ऑफ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो जितनी एक्सटेंसिव स्टडीज़ हुई हैं इन्वायरमेंट के बारे में, वो ना सिर्फ ग्राउंड वाटर पे थी बल्कि एयर मॉनिटरिंग पे, और रेकोडेक का और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, इनका विजन ये है कि जो भी माइनिंग होगी इट विल बी इन अ मोर सस्टेनेबल वे, कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म ना करें,
अपने आने वाले नस्लों के लिए वो बचा के रखे नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमारी माइनिंग जो है वो बेसिकली एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से हो रही है। हम अभी भी हर किस्म की एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो इमिशंस की हो, चाहे वो वाटर क्वालिटी की हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर मॉडलिंग हो। तो रेकोडिक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्लस इन्वायरमेंट को देख के उसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहा है माइनिंग की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा मुकम्मल होगा तो इस पूरा जो रीजन है उसके अंदर लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिलीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट होगी, बच्चों की स्कूलिंग का क्या बंदोबस्त होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसके लिए कितना फ़र्क पड़ेगा? सर ये तो देखिए अभी हमारा एक पूरा विलेज बनने जा रहा है कंस्ट्रक्शन फेज़ में, जिसमें लगभग कोई 8,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब करेंगे, वहाँ पे रहेंगे। और हमारे जितने भी आसपास की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे रेकोडिक के थ्रू वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। आपको अब लास्ट ईयर जब हम आए थे और अब जब हम अपनी कम्युनिटीज़ जाके देखते हैं तो एक बहुत ड्रास्टिक और अच्छा इफेक्ट हमें मिल रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अब भी आपको यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही है इकनॉमिकली। तो जैसे जैसे अभी तो एम्प्लॉयमेंट की सिर्फ शुरुआत हुई है कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक मोर देन अभी 1,000 पीपल हो गई है, लेकिन ये अभी जाके कमिंग 3 years में 8,000 को पहुँचेगी। तो यहाँ का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई बंदा यहाँ पे जॉब ना कर रहा हो, जो यहाँ पे काम ना कर रहा हो। जनाब हमारे साथ सईद अहमद मैंगल साहब है, मैंगल ट्राइब के साथ इनका ताल्लुक है और ये भी इस जगह पे काम करते हैं। तो आपको काम करके अच्छा लग रहा है यहाँ? यस, बेसिकली ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, बिकॉज कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम करना एक मेरे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इन फ्यूचर हमें मतलब एक विन विन सिचुएशन है। हमारे जीडीपी जो इकॉनमी का जो जीडीपी है उसमें हमारे हेल्प आउट कर रहा है। और इसमें ये हो सकता है कि अगर जितने भी यहाँ पे बंदे आ रहे हैं इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक चीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो डिक्रीज है, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ भी होगा और हमारा जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, बल्कि ये एरिया के अलावा पूरा पाकिस्तान को एक मैन जो हमें सपोर्ट करेगा। इंशाल्लाह देखेंगे वर्ल्ड में कि हमारा एक नाम होगा इंशाल्लाह। यार रेकोडिक के अंदर इस वक्त बारिश भी हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने यहाँ आना हो तो मौसम को देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बड़ी टका के पड़ती है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये नोखंडी है और एक ऐसा इलाका है जो बड़ा दिलचस्प है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान के अंदर है, यहाँ से ईरान भी दूर नहीं है और अफ़गानिस्तान भी दूर नहीं है। और यहाँ रेकोडिक के अंदर जब सोना दरियाफ्त हुआ और उसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर है उसके लिए एफर्ट हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, तो उससे पहले यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट हुई है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं और पूरे इलाके का नक्शा बदला जा रहा है। मुझे लगता है कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो इस इलाके के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। तो हमारे साथ हाजी साहब हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ भी रखते हैं, यहाँ के लोकल सियासतदान भी हैं और इनके सामने ये सब कुछ डेवलपमेंट हुई और ये ख़ुद बहुत मुतमईन है। कुछ इनके शिकवे भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको हाजी साहब बताएं कि इस इलाके में क्या क्या तब्दीलियाँ आई और क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और फ्यूचर में रेकोडिक की वजह से यहाँ पे क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो हाजी साहब बताइएगा कि पहले ये इलाका कैसे था और अब कैसा इलाका है? जब से रेकोडिक की प्रोजेक्ट यहाँ पे फ़ाल हुई है, फ़ाल होने के अभी तक तो 2027 में होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल 1.5 साल में हमने यहाँ पे जो CDC के फंड से जो हमें रेकोडिक ने वो दी है, उसमें ख़ासकर ये इंडस हॉस्पिटल और उनर फाउंडेशन इसमें सरफहरिस्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे इंडस हॉस्पिटल बिल्कुल कराची जैसे उसी उसमें और कराची के साथ ऑनलाइन भी है। इस टाइम हमारे इंडस हॉस्पिटल में 8 MBBS डॉक्टर्स हैं, जो कि हर डॉक्टर की सिर्फ यहाँ पे मंथली 4 लाख से अबाव है बग़ैर स्टाफ के। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे जो उनर फाउंडेशन है, इस टाइम हमारे उनर फाउंडेशन में कोई 200 के लगभग बच्चे बच्चियाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और यहीं से ट्रेनिंग हासिल करके फिर ये प्रोजेक्ट में जाके तैनात हो जाते हैं। और अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 36 के करीब हमारे लड़के जो है ना वो तैनात हो गए हैं वहाँ पे, और बाकी भी इंशाल्लाह 1-2 महीने में कोई 100 के करीब वहाँ पे तैनात होंगे। जितने इन्होंने हमें 1 साल 1.5 साल में कोई 1 अरब
60-70 करोड़ के करीब जो हमने तजावीज़ दिए हैं वो सारे के सारे इन्होंने हमें बजट दिए हैं। अच्छा, ये जो बजट है ये कहाँ से मिल रहा है आपको? बैरक से मिल रहा है या किस से मिल रहा है? ये जो प्राइवेट फर्म है जो यहाँ पे ड्रिलिंग कर रही है, ये सारा बजट वहाँ से मिल रहा है? ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, वफाकी गवर्नमेंट कर रही है, कौन कर रहा है आपको ये? फ़िलहाल हमें बैरक कर रही है खुद जो प्रोजेक्ट है रेकोडिक की। तो ये अब जाके एंड में 2027 के फिर CSR फंड जो होगी ये मतलब उसी उसमें, लेकिन बैरक की अपनी जो इनकी खासकर जो प्रोजेक्ट के मालिकान हैं और जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी यहाँ के लोकल कम्युनिटी और लोकल के लिए बहुत ज़्यादा है इनकी, चूँकि उनकी अपनी कोशिशों की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहे हैं। और मैंने वही बताया आपको कि एक कैसे छोटे तहसील में अगर इस टाइम हमें इंडस जैसा जो हॉस्पिटल हमें मिला है और उसमें 8 MBBS डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यू हैं और एम्बुलेंस, और इसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई कुछ दिन पहले 71-72 करोड़ में और उन्होंने दिए इंडस हॉस्पिटल के लिए जो हमने उनको तजावीज़ दिए हैं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर वगैरह के लिए। जी, अब ज़ाहिर है डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और अंदर जाके पूरे हॉस्पिटल की विजिट भी हम आपको करवाते हैं। तकरीबन 13 बेडेड हॉस्पिटल है। अभी इनिशियली प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम OPD 24/7 सर्विसेज हैं फॉर इमरजेंसी, और शिफ्ट ड्यूटीज़ में हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास लैब में हैं 37 टेस्ट अभी करंटली हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरे मशीन है, एक स्टैटिक है, एक हमारे पास मोबाइल भी है जो हम कैंपेन में यूज़ कर रहे हैं। इधर जैसे पेशेंट आता है वो रजिस्टर होता है, एक फीमेल काउंटर है और एक मेल काउंटर है। उसके ऊपर हम उनको एक MR नंबर इशू करते हैं जो सारे ऑनलाइन IT बेस्ड चीज़ें। पेशेंट जैसे ही रजिस्टर होता है फिर इधर ट्राइज के अंदर आता है जिसके अंदर उसकी इनिशियल असेसमेंट होती है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आती? ज़ाहिर है रिमोट एरिया है और लोग ख़वातीन को डॉक्टर्स के पास भेजना शायद पसंद नहीं करते, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमें वार्म वेलकम मिल रही है, बल्कि पेशेंट फ्लो अगर आप देखें तो फीमेल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो इस वजह से इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर देम कि यहाँ पर एक इस जगह में बहुत अच्छा आ गया। आप फीडबैक भी ले सकते हैं पेशेंट से भी, हमारे CDC मेंबर्स भी हैं हमारे साथ, वो भी आपको शेयर करें। यहाँ पे ख़वातीन हैं इस वक्त, और देखा जाए तो ज़ाहिर है इतनी छोटी सी जगह पे इतने फैसिलिटीज़ का क्रिएट होना ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं आपको नज़र आएंगे, फिर इसके अलावा बुज़ुर्ग भी हैं, दूसरे लोग भी, जो पेशेंट्स हैं। मेरा ख्याल है हर किस्म की बीमारी का इलाज नौकंडी में होता है और ये बड़ी बात है मेरा ख्याल है। और अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरह चलता रहा और रास्ते में कोई रुकावट ना बनी, कोई पॉलिटिकल गड़बड़ ना हुई, तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये पूरा इलाका तब्दील हो जाएगा और यहाँ पे बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे और उसके साथ साथ बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। यहाँ पे भी वेल्थ आती है, वहाँ पे हर चीज़ बदल जाती है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरे साथ मार्क ब्रिस्टो हैं और ये बैरक कंपनी जो इसके CEO हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी कम्युनिटी डेवलपमेंट में यहाँ पे बहुत काम किया है और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इनका कैसा था। मार्क, थैंक यू वेरी मच। आर यू एंजॉइंग पाकिस्तान और नॉट? 100%. It's special. Special. Yeah. Okay. So what is the difference between Pakistan, South Africa, Mali and other countries? Well, you know, the commonality is we both play cricket, South Africa and Pakistan, and sorry about the losing last time. You know, it's about developing countries and how do we uplift countries out of poverty, particularly the people like Balochistan. Okay. And mining brings that opportunity, okay. And especially big mines like Reko Diq that will really change the face of Balochistan as far as upliftment and development goes. Okay, and what do you think, how much gold we have in this Reko Diq? You know, Reko Diq has got enormous amounts of gold, and more importantly it's got more copper than okay. gold, but it is equally a gold mine, okay. and a copper mine. Okay. And we've got two mines in one. Okay. And I would just point out that this is just the beginning. Okay. Reko Diq is what I call a starter mine. It's pioneering a new frontier for mining
of copper and gold and other metals in this region. Okay, and how much copper we will have and in gold in terms of dollars, $1 billion, $2 billion, $100, $100 billion, or $1,000 billion? So in the initial feasibility study, we have a 36-year life of mine. Okay, 36 years. And the estimation is that that will generate about between 70 and 80 billion dollars. 70 to 80 billion. Billion dollars. Okay. Assuming that, just given the assumptions that we have made as far as long-term copper and gold prices go. And when will you start drilling? We have already completed our drilling. We are now drilling new targets, Okay. which will, so the initial life of mine is 36 years, 37 years, and I expect that Reko Diq will still be operating in 100 years' time. 100 years. And we are busy exploring further past the 37 years. Okay. And what you did for the community? So let me give you, so the first copper and gold production will be in 2028. 2028. 2028. Okay. And again, we are now starting to employ people, and Okay. with this foundation behind us, we are investing in education, so that we can give the people of Balochistan the skills to be able to participate in Reko Diq as workers. And again, we've invested in graduates around Pakistan that come from Balochistan, and we've selected the best students, and those students are now working and getting experience at our other mines. So our objective is to not only ensure that the Balochistan government benefits through Okay. taxes and dividends, as does the Pakistan government, but that we create value through employment. Employment, And we okay. prefer, so today we have 400 employees already. Okay, from Balochistan. From 80% from Balochistan. So, and we will grow to, when we, at the peak of construction, we'll have 7,500 employees. Oh. And In long term, 2028. long term, yes, and it goes on all the way to 2033. Okay. Okay. And then long term, we'll employ about 3,500 people directly at the mine. But we calculate that the knock-on effect is that so 25,000 people will be connected to Reko Diq commercially. And what's your plan about local community development? We have already, many times in mining, miners want to first get their investment back before they start investing. Okay. What we agreed with the people, with the government of Balochistan and the government of Pakistan, we agreed together that we will start investing in the communities from day one. Okay. So that the future benefits we're sharing already today. And so we have uplifted all the local villages, given them schools. Okay. We've commissioned 7 new schools. Okay. We have nearly equal amount of boys and girls at those schools. We've created 400 places for students. These are in the communities where there's small 400 villages. places. Yes. Okay. That's And great. we'll continue to grow that. And we've also invested in healthcare, both mobile hospitals and local clinics. And then we have the big medical center here in Nokundi. And we have also built a technical training college in Nokundi, so that we can not only train people to do the vocational work, but that we are going to uplift the skills of the local people so they can participate in the construction. I just visited hospital. It's a wonderful hospital you made here. There are many people in this region that have never been able to access medical care. And so it's a great privilege to be able to invest in the future of these people and give people another chance, a better chance in life.
Okay, at the end, I just want to know the 3 qualities of Pakistan you observed here. You know, the point is that there's so much, there's such a need for employment. People Employment. want to work, they want to lift themselves up. They are always friendly Okay. and they play cricket. The cricket is a same passion. It's a common passion between the South Africa and Pakistan. Exactly, absolutely. Everyone is a cricketer Yes. here. Yes. Thank you very much, Very much. Mark. Thank you Thank very you. much. Thank you. आपने सारी गुफ्तगू सुनी. ये बेसिकली तो यहाँ पे रेकोडिक ने एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान के लिए प्लान किया हुआ, और अगर ये प्रोजेक्ट चल जाता है, और जो मुझे उम्मीद है कि इस बार ये चल जाएगा, तो मेरा ख्याल ये है कि 2028 में एक बहुत मेजर तब्दीली आ जाएगी इस पूरे रीजन में. और अगर यहाँ पे 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पे एजुकेशन मिल जाती है, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है, और उसके साथ साथ अगर इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है एक मेजर शिफ्ट है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए. दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान इसी तरह डेवलप करता रहे और बलूचिस्तान भी उसके साथ साथ डेवलप करता रहे, क्योंकि बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा है. इतनी ज़्यादा मिनरल्स और इसके साथ साथ कुदरती वसाइल से अल्लाह ताला ने इस खिते को नवाजा है कि अगर वो 1% भी अगर हम उसको इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का मुकद्दर तब्दील हो सकता है, बन सकता है. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे. अल्लाह हाफिज़.